हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आदि वर्मा। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया था। उसमें भी हमने 2 क्वेश्चन करवाया था, जो भी प्रीवियस ईयर के ही थे। यहाँ पर आपका तीसरा आपका लेक्चर है, तीसरा आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर हम आपको पहले बता देते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में, ये कहाँ से आया था। ये 2023 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये 2023 में क्वेश्चन आपका आया था। पूछा था नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको, जो बच्चे बिगिनर होंगे उनको पता होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको फ्रेम करना है, किस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस लेक्चर को आप फॉलो कर लीजिए। डेली 9 बजे आता है रात में। सिर्फ 10 मिनट आप जैसे सोने जा रहे हैं एक बार देख लेंगे तो आपका जो प्री का होता है वो भी कुछ तैयार हो जाएगा और मेंस का एक बार तैयार ही हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ आप अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार। जो लोग नए होंगे तो प्लीज़, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि 200 वर्ड में लिखना था आपको और ये 12 अंक का आपको पेपर ये क्वेश्चन था। तो क्या कह रहा है, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ नागर स्टाइल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना था, आपको इसकी विशेषता बता देना था। लेकिन अगर विशेषता के साथ अगर देखिए यहाँ सचित्र नहीं किया है, अगर बोलता कि आप सचित्र करिए मतलब फिगर थोड़ा सा बना दीजिए, तो फिगर आपको बनाना जरूरी था। बट क्या किया था यहाँ पर, आप अगर आपके पास समय है तो आप फिगर बना दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा आप उस पर एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ से शुरू करना है। तो ये इंट्रोडक्शन से आपको शुरू करना है। क्या लिखना है, नागर वास्तुकला मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। तो आपको पता होगा हमारे भारत में 3 प्रकार की मुख्य शैलियाँ होती हैं। कौन कौन सी शैली होती है, तो आपको देखिए यहाँ पर ये भी फिगर बना दीजिएगा छोटा सा। कितना समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा बस। यहाँ पर एक छोटा सा मैप आप बना दीजिएगा और ऊपर दिखा दीजिएगा नागर शैली, क्योंकि ऊपर वाला जो आपका पोर्शन होता है वो नागर शैली में, यहाँ पर जितने भी मंदिरें बनी होती हैं ये नागर शैली की बनी होती हैं उत्तर में। और जो बीच में बना होते हैं मंदिर जितने होते हैं वो बेसर शैली के बने होते हैं, और नीचे जो बने होते हैं वो द्रविड़ शैली के बने होते हैं। तो हम बेसर शैली क्या होता है, इसी नागर और द्रविड़ जो शैली होती है इसी का मिक्सचर होता है बस। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सिर्फ नागर शैली के बारे में पूछा गया था। ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ये क्यों पूछा गया था, देखिए करंट से कुछ रिलेट करिए, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो वो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्योंकि वहाँ भी जो मंदिर बना है वो नागर शैली में ही बना है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। अब यहाँ पर लिखा गया है, जिसका विकास 5वीं शताब्दी के पश्चात भारत की उत्तर भाग से लेकर विंध्य क्षेत्र तक विस्तृत है। अब 5वीं शताब्दी में किसका शासन रहा होगा, तो गुप्तों का शासन था, ठीक है। लगभग अगर आप देखिए तो वहीं से गुप्त काल से ही इसका क्या हुआ, विकास हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ तक है, विंध्य क्षेत्र तक है। इसके बाद बेसर शैली आ जाता है। क्या है, इस शैली को 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मौजूदा शासक वर्गों में पर्याप्त संरक्षण दिया था। तो जो उस 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जो शासक थे उन्होंने इस शैली को बहुत ज़्यादा क्या किया था, मतलब इसका बहुत ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया था, ये याद रख लेंगे, ठीक है। तो इतना ये रख दीजिए। इसके बाद क्या, नागर शैली के समान ही बेसर और द्रविड़ शैली का प्रचलन था। तो जिस प्रकार से उत्तर भारत में नागर शैली का था उसी प्रकार मध्य में और दक्षिण में बेसर और द्रविड़ शैली का प्रचलन था। बस अब इतना तो आपको क्या कर देना है, इंट्रोडक्शन लिख देना है बस। इसके बाद क्या लिखना है, आपको कुछ उदाहरण दे देना था कि कौन कौन से नागर शैली है, कौन कौन से आपके मतलब नागर शैली के कौन कौन से मंदिर जो प्राचीन बने हैं। तो आप देखिए दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान का ये मंदिर है, याद रखेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में है, एमपी में, ये शिव भगवान का मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर किसका है, खजुराहो में है, एमपी में है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। ये सब क्या है, नागर शैली में बने हैं।
लिंगराज मंदिर ये कहाँ पर है, ये भुवनेश्वर में है, ये शिव मंदिर है। अरसावली मंदिर क्या है, आंध्र प्रदेश में है, ये सूर्य मंदिर है। तो इतना 3-4 एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखा हूँ ना, आपको अगर ज़्यादा पेज ना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह ही लिख दिया था। अब देखिए फिगर तो कहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप फिगर बना देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मतलब आपके आंसर पर। तो यहाँ पर देख देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। अब ये जो आपका मंदिर बना है, ऐसे ही नागर शैली में मंदिर बनता है। आपके आसपास भी देखेंगे कि नागर शैली का मंदिर कैसे। तो ये फिगर अगर आपको एक दो बार क्या करेंगे, नागर शैली के फिगर ज़्यादा मतलब विस्तृत फिगर मत बनाइए, ऐसा फिगर बनाइए कि लगे कि हाँ कि आपने जल्दी से बना दिया है। तो यहाँ पर यही सिर्फ बताना, ये जैसे यहाँ पर क्या होता था, ये जो नीचे वाला भाग होता था ये वाला, इसको जागती बोले जाते हैं। जागती क्या होता था, जागत ये होता था जिस पर मंदिर का पूरा ढांचा तैयार होता था। ये थोड़ा सा ऊंचाई वाला बना होता था, अभी नीचे इसका सब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या होता था, जागती होता था। यहाँ पर क्या होता था, गर्भगिरी, मतलब यहीं पर आपका गर्भगिरी होता था, यहाँ पर द्वार होता था। तो याद रखेंगे ये गर्भगिरी है। और गर्भगिरी ये अंतराल क्या होता है, गर्भगिरी तो जानते ही हैं, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है वही गर्भगिरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अंतराल क्या होता है, जैसे भगवान की ये मान लीजिए मूर्ति है, तो भगवान की मूर्ति के किनारे किनारे जो आप जैसे मंदिर जाते हैं तो एक बार जब पूजा करके यहाँ प्रसाद और चढ़ा देते हैं तो किनारे किनारे क्या करते हैं, आप घूम लेते हैं, उसी को अंतराल बोला जाता है। महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, ये क्या होता था, मंदिर जो है उसी के सामने, जैसे आप ऐसे नहीं कि गए मंदिर में आराम से गर्भगिरी में पहुंच गए, मंदिर के आगे आप जो से वो अयोध्या में मंदिर बना है उसमें देखेंगे ये ऐसे फिर ऊंचा है, फिर ऊंचा है, इसके बाद फिर ऊंचा है, फिर ऐसे ऐसे बना है। तो वो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो साधारण लोग होते हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं क्या करने, पूजा करने। आप भी किसी मंदिर में, एक साधारण मंदिर में गए होंगे, क्या होगा कि मंदिर के सामने जो वो मंडप होता है, चौबतरा मतलब ऊपर होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ मतलब आप मंदिर में यहाँ से सीढ़ियों से इंटर करते हैं तो इसके इसके बाद यहाँ से भगवान दिखना यहाँ शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहीं खड़े होकर ऐसे देखते रहते हैं भगवान को। तो बहुत से मंदिरों में ऐसा होता है। तो ये इसीलिए इसका यूज होता है, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं। और ये अब देखिए ये क्या होता है, ऊपर ये शिखर होता है, इस शिखर पे ही आमलक होता है। ये देखिए ये वाला जो भाग है ये आमलक होता है और ये कलश होता है। आप उत्तर भारत की मंदिरों में देखेंगे ऊपर कलश रखा रहता है या कमल रखा रहता है ऊपर, तो यही होता है, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ होती है। अब यहाँ पर यही हम एक्सप्लेन करेंगे। शिखर क्या होता है, मंदिर का सबसे ऊंचा वाला शिखर होता है। तो ये जो आपका ये दिख रहा होगा ये यही शिखर है जो आकार में पिरामिड नुमा है। तो पिरामिड भी तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ये भी है। ऊपर की ओर पतला, ऊपर की ओर मंदिर देखते होंगे नागर शैली के, पतला होता है। वही सब लिखना है आप, मतलब ये घबराइएगा मत कि बहुत टफ होता है मेंस, ये है कुछ नहीं। वही जो फिगर, अगर हम इसलिए फिगर कर रहे हैं कि फिगर अगर बना देंगे तो आप कई वर्ड ज़्यादा लिख सकते हैं। शिखर के सर्वोच्च भाग पर आमलक होता है और सबसे ऊंचाई पर कलश होता है। बस जैसे हमने कहा कि ऊपर आमलक होता है, ऊपर कलश होता है, बस। अब यहाँ देखिए अंतराल क्या होता है, गर्भगिरी के चारों ओर अंतराल अंतराल होता है। तो यही कह रहे थे कि यहाँ भगवान की मूर्ति है, चारों ओर अंतराल होता है, जिसका प्रयोग प्रदक्षिणा पथ के लिए किया जाता है, मतलब घूमने के लिए, भगवान से विनती करने के लिए किया जाता है। जागत क्या होता है, नागर मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों अधिष्ठान, जिसको जागत कहते हैं, पर किया जाता है। तो हमेशा आप कभी भी किसी मंदिर में जाए गए होंगे, वो हमेशा आप ऊंचाई पर थोड़ी चढ़ेंगे तब आपको मंदिर मिलता होगा, और जो जिस ऊंचाई पर चढ़ते हैं वही जागत कहलाता है। तोरण क्या कहलाता है, मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जो समानता पत्थर व लकड़ी से बना होता है, साथ ही मंदिरों से सुसज्जित होता है। किसी भी मंदिर में जाइएगा एक द्वार होता है, उसको तोरण कहते हैं। तो इसी द्वार पर भगवान की मूर्तियाँ लगी रहती है। अक्सर किसकी मूर्ति लगी रहती है, अक्सर देखे होंगे आपको वो भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगी रहती है। उनको बताया जाता है कि ये रक्षा कर रहे हैं। या गणेश भगवान की मूर्ति लगी रहती है कि गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले किया जाता है, इसीलिए उनको क्या कर दिया जाता है, द्वार पे लगा दिया जाता है, ताकि इनकी पूजा सबसे पहले करके फिर अंदर के जो देवता हैं उनकी पूजा किया जाए, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें खुद में जो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उसको भी सोच के आप यहाँ पर लिख सकती है, ये नहीं कि किताबी भाषा ही जाके वहाँ पर लिख दीजिए। मंडप
क्योंकि किताबी भाषा कितना भी याद करेंगे वहाँ पर कुछ याद नहीं आता। कभी भी आप जब पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ही चीज़ें याद आती हैं, इसके बाद कुछ सब कुछ अपने मन से ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मत सोचिएगा ये कम है, इतना ही अगर याद आ जाएगा ना, इतना बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएगा आपको, लेकिन इतना भी याद नहीं आता। मंडप क्या होता है? यह मंदिर का मुख्य हाल होता है जहाँ भक्त देवता की पूजा के लिए एकत्रित होता है। तो वही मंडप तीन भागों में बटा होता है, एक महामंडप होता है, एक मंडप होता है, एक अर्ध मंडप होता है। तो यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ गर्भगिरी ही है। अब देखिए गर्भगिरी क्या है? मंदिर का वह स्थान जहाँ देवता स्थापित होते हैं। यह स्थान केवल पुजारियों के लिए ही सुलभ है, मतलब पुजारी ही जा सकते हैं, आम लोग सिर्फ आते हैं, फिर इसके बाद प्रसाद भी नहीं दे पाते, इसके बाद आगे भेज देते हैं। मुझे लगता है मैं कई मंदिरों में गया हूँ यार, इतना मतलब जब भगवान के पास उतना दूर से अगर आप जाके ये इसके बाद वहाँ पर 1 मिनट 1 मिनट भी नहीं खड़े होने, इसके बाद आगे चले जाइए। अब वही समझ में नहीं आता, इसीलिए हमेशा मंदिर जाना चाहिए जिस दिन भीड़ ना, जिस दिन दिन ना रहे उस दिन जाइए। ठीक है, अगर मंदिर जाना हो, क्योंकि भगवान हमेशा वहाँ व्याप्त रहेंगे, ये नहीं कि भगवान कहीं चले जाएंगे, भगवान वहीं रहेंगे। जिस दिन मेले का, जिस दिन उस मेले का दिन ना हो, जैसे हर जगह समय मेले का दिन होता है, किसी दिन रविवार, किसी दिन मंगलवार, किसी दिन शनिवार, तो जिस दिन मेले का दिन न रहे उस दिन जाइए, आराम से भगवान से मिलिए, बातें करिए, तब आपकी बात भगवान सुन लेंगे अच्छे से। यहाँ से क्या है, निष्कर्षता क्या होता है? यह कहा जा सकता है कि मंदिर वास्तुकला, जब अब इसका कंक्लूजन निकालना है, कि यह कहा जा सकता है कि मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों जैसे नागर हुआ, द्रविड़ हुआ, बेसर शैलियों से में गुप्त काल से विकसित नागर शैली का प्रमुख योगदान है। ठीक है, शैलियों में गुप्त काल से विकसित जो है नागर शैली का प्रमुख योगदान है, जिसने आगे की मंदिर वास्तुकला का आधार प्रदान किया। तो इसका अगर देखा जाए तो गुप्त काल से ही आपका चला आ रहा है ये नागर शैली। ठीक है, तो नागर शैली के बारे में अब इतना अगर आपको याद आ जाता है वहाँ पेपर में, ठीक है, कुछ मत करिएगा, नागर शैली के बारे में यही फिगर याद कर लीजिएगा और यही एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, और आपका हर एक चीज़ें सही हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा ये डायग्राम उराम बना दीजिएगा, बढ़िया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपके लिए, इतना था आज। डेली मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर ही है ये, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये जो 2000, अब कल दूसरा क्वेश्चन होगा, डेली क्वेश्चन होगा। ऐसे आप अगर प्रैक्टिस पे बने रहेंगे, आपका कब तैयार हो जाएगा यूपी स्पेशल आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बार अगर आप देख लिए कि कैसे किसी मतलब किसी अगर लक्ष्य को पाना है, तो पहले उस लक्ष्य के रास्ते को ढूंढिए कि वो लक्ष्य रास्ता मतलब कैसा है, रास्ता ज़्यादा कठिन है कि सरल है। जो लोग गए हैं उनसे सोचिए, तब ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे आप पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अभी इसको हम पेड नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन बाद होगा, लेकिन अभी तो आप इसको जब तक ऐसे ही तब तक देख लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, टेलीग्राम से नीचे लिंक है। जय हिंद, जय भारत।